सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हमारी श्रृंखला है अभी निबंध से संबंधित। इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो अन्य अलग अलग युग दिए गए हैं, जो आपके भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगशाली, नई कविता, समकालीन कविताएं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो हम सब करवा चुके हैं। अभी तक हमने कम से कम लगभग 4000 या 5000 क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं गद्य साहित्य से संबंधित, और गद्य साहित्य के संबंधित भी हम 1356 क्वेश्चन पर आ गए हैं। 1356 क्वेश्चन से पहले हमने नाटक से संबंधित 15 क्लासें ले ली हैं, कहानी से संबंधित 15 क्लासें ले ली हैं और उपन्यास से संबंधित 20 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमने पूरे डिटेल्स के साथ में समझाया है। और उसके साथ ही अब हम कर रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें। निबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं हम उनको कर रहे हैं, और उनके अलावा जो जितने भी तथ्य जो अलग से जो बताने लायक हैं वो सभी मैं आपको बताते जा रही हूँ। ठीक है, आज हमारे निबंध से संबंधित है ये 4th क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। क्या कहा है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ लोगों में दया माया रही ही नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? तो देखिए ये रचनाकार, ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, देखिए, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है, और कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित श्रेष्ठ निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। ठीक है, रामदृश्य मिश्र जी की प्रमुख रचना है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक रही धूप। किसके हैं ये? रामदृश्य मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक रही धूप। उसके साथ में है अगला क्वेश्चन, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है। क्या है? व्यक्ति क्या रहता है? विशेष रहता है, पर उसमें जो प्रतिष्ठा होती है उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? पूछा गया है आपसे साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किसका है? तो साधारणीकरण के संबंध में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्या है कथन? कि व्यक्ति तो विशेष रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं और पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देखिए, साधारणीकरण के संबंध में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की थी। आपसे पूछा जाए कि साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो भट्टनायक साहब थे। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी आदि साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की। आधुनिक काल में किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। यहाँ पे दिया गया है आचार्य और साधारणीकरण की परिभाषा उन्होंने किस प्रकार से दी है। देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं आपके भट्टनायक। भट्टनायक ने कहा विभावादि का साधारणीकरण होता है। किसका होता है? विभावादि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? जो आलम्बनत्व जो धर्म होता है उसका साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? जो कवि की अनुभूति है उसका साधारणीकरण होता है। और श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? जो सहृदय का चित्त होता है उसका साधारणीकरण होता है। आचार्य जो नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी व सोष्टवादी आलोचक माना जाता है। देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उनको समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी तथा सोष्टवादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न दी गई हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942, आधुनिक साहित्य 1950, रस सिद्धांत 1977, रीति और शैली 1979,
नए साहित्य नए प्रश्न सन 1955। उसके बाद में है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भोला राम का जीव है ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है। और कैसा निबंध है? तो ये व्यंग्यात्मक निबंध है। अगर निबंध भी नहीं आता है तो इसको आप व्यंग्य भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा निबंध होगी। देखिए भोला राम का जीव क्या है, ये व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है। भोला राम का जीव है ये यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित अन्य जो व्यंग्यात्मक निबंध है वो इस प्रकार से है। पगडंडियों का जमाना है इनका सन 1966 का है। ठीक है, पगडंडियों का जमाना कब का है? सन 1966 का है। फिर है जैसे उनके दिन फिरे, ये सन 1963 का है। सदाचार का ताबीज सन 1967 का है। शिकायत मुझे भी है, ये सन 1970 का है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सन 1980 का है। विकलांग श्रद्धा का दौर कब का है? सन 1980 का है। उसके बाद में ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है ये किसकी रचना है, तो ये भी हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी क्या है? हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। भोला राम का जीव है ये भी हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कब का है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये सन 1970 का निबंध है। कब का है? सन 1970 का निबंध है। और ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार निबंधकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना कब की है? सन 1966 का है। सदाचार का ताबीज ये कब का है? सन 1967 का है। निठल्ले की डायरी और प्रेमचंद जी के फटे जूते, प्रेमचंद जी का जो फटे जूते हैं ये सन 2003 का इनका निबंध है। ठीक है, अगला है देखिए हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी के ऐसे कौन निबंधकार हैं जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी हमेशा ही रहा करते थे। वो हैं गोविंद नारायण मिश्र जी। कौन है? गोविंद नारायण मिश्र जी ऐसे निबंधकार हैं जो निबंध लिखते समय इनके ध्यान में बाण और दंडी ही रहा करते थे। तो देखिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गूथे सब गुच्छों का एक अटाला समझिए। क्या कहा इन्होंने? देखिए इनके बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने गोविंद नारायण मिश्र जी के बारे में कहा है कि सयास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए इनके गद्य को। इनके द्वारा रचित निबंध है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। देखिए किसके निबंध है ये हैं गोविंद नारायण मिश्र जी के प्राकृत विचार, विभक्ति विचार और कवि और चित्रकार। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है कौन सा? साहित्य देवता, जिसकी गणना निबंध गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो क्या आएगा? ये निबंध आएगा। और निबंध भी कैसा? भावात्मक निबंध है। ठीक है, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी कृत जो साहित्य देवता है उसकी गणना का निबंध भावात्मक विधा के रूप में, जो निबंध है वो भावात्मक निबंध के रूप में, विधा के रूप में अंतर्गत हुआ है। ठीक है, साहित्य देवता, समाज के पाव, अमीर इरादे, गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियाँ हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की आपसे पूछा जाए कि कौन सी गद्यात्मक कृतियाँ हैं तो इनके हैं अमीर इरादे, गरीब इरादे और हैं इनकी साहित्य देवता और समय के पाँव। किसके हैं ये? माखनलाल चतुर्वेदी के जो गद्यात्मक कृतियाँ हैं वो हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है। याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है हिंदी नए चाल में ढली, ये किसका, यह कथन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है, हिंदी नए चाल में ढली। ठीक है, किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपी पीजीटी, यूपी पीसीएस, SSSB, यूपी पीसीएस, KVS पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ 2004 और यूपी पीजीटी। काफ़ी बार आ गया क्वेश्चन है ये कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। देखिए हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के
कालचक्र सन 1873 में कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदयपुर उदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि। निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? पूछा गया आपसे निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है, तो जो विनय पत्रिका है ये निबंध काव्य या निबंध नहीं है। आपसे पूछा जाए विनय पत्रिका क्या है, तो ये तुलसीदास जी की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। ठीक है, क्या है ये? निबंध नहीं है ये। देखिए, निबंध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है वो नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत रस और यह एक गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन दिखाया गया, जबकि प्रसाद जी प्रलय की छाया, निराला जी के शिवाजी के पत्र और राम की शक्ति पूजा निबंध काव्य हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा निबंध नहीं है, आप इस बात को याद रखेंगे। निबंध काव्य नहीं है राम की शक्ति पूजा, निबंध की देखिए नहीं है निबंध। राम की शक्ति पूजा निबंध थोड़ी नहीं। देखिए, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? आपसे पूछा कि वैर है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। वैर क्या है? क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अन्य नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास इससे असंगत हैं। और आपसे पूछा जाए कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, वैर क्या होता है? क्रोध होता है ना, उसका अचार या मुरब्बा होता है, ये किसका कथन है? सॉरी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं इसके। कितने भाग? 4 भाग। तो देखिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह चिंतावली अब तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। चिंतामणि भाग 1 1939 में खुद रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको संपादित किया था। ठीक है, उसके बाद में चिंतामणि भाग 2 जो इनकी मृत्यु के बाद में सन 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित करवाया था। चिंतामणि भाग 3 सन 1983 नामवर सिंह जी ने, और चिंतामणि भाग 4 ओम प्रकाश सिंह और किसने करवाया था? कुसुम चतुर्वेदी जी ने करवाया था। चिंतामणि भाग 4 किसने करवाया था? तो ये ओम प्रकाश सिंह और किसने? कुसुम चतुर्वेदी ने प्रकाशित संपादित इसको करवाया था। अगले क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कौन सा? बसंत आ गया। किसका है? बसंत आ गया। फिर उसके बाद में दिया गया है बनारसी दास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा। तो मेरी तीर्थ यात्रा कहाँ पे है? बनारसी दास चतुर्वेदी की। उसके बाद में है वासुदेव शरण अग्रवाल, इसका है राष्ट्र का स्वरूप। और प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है दांत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 4 1 3। 2 4 1 3 आपके बी ऑप्शन में है। देख लेते हैं आंसर यहाँ पे बी। देखिए, बी यहाँ पे सुमेलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप और प्रताप नारायण मिश्र दान। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम आपको बताना है। क्या पूछा आपसे? जो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है उसके रचनाकार का आपको नाम बताना है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर इनका सन 1952 का निबंध है। कब का है? सन 1952 का निबंध है इनका। कौन सा? अर्धनारीश्वर। आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है ये किनका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। देखिए, 4 बार आया है ये। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोझ आदि। देखिए, आधुनिकता बोध किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। मिट्टी की ओर निबंध का रचना काल है सन 1946। उजली आग ये है 1956।
रेती के फूल सन 1954 और वट पीपल सन 1961 और आधुनिकता बोध भी इनके निबंध हैं। उसके बाद में है शांति प्रिय द्विवेदी जी के निबंध, और शांति प्रिय द्विवेदी जी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारणी और जीवन रेखा। उसके बाद में है अज्ञे जी के निबंध। अज्ञे जी के निबंध पीछे भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। त्रिशंकु है इनका सन 1945 का है। आत्मनेपद है सन 1960 का, और आलवाल है 1971। अद्यतन है सन 1978 और लिखी कागज कोरे सन 1975 है। उसके बाद में है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध कौन से हैं? पृथ्वीपुत्र सन 1949 है। मातृभूमि, कला और संस्कृति और वेद विद्या। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध है पृथ्वीपुत्र सन 1949, मातृभूमि, कला और संस्कृति और वेद विद्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन करना है आपको। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है आपको, और दिए गए कूट का से सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, देखिए कूट दिए गए हैं यहाँ पे। मैंने शील पहुँचाई, ये किसका निबंध है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी का। किसका निबंध है ये? मैंने शील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र जी का है। सुनो भाई साधो, ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। हरिशंकर परसाई जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। कौन सा? सुनो भाई साधो। अगले है शिखरों का सेतु। शिखरों के सेतु ये है शिखरों के सेतु है शिव प्रसाद सिंह जी का। उसके बाद में है रस आकेटक। रस आकेटक है कुबेरनाथ राय जी का। किसका है? कुबेरनाथ राय जी का। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 आपके बी ऑप्शन में है। कहाँ पे? 4, 1, 2, 3 आपके बी ऑप्शन में है। आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक होगा। देखिए मैंने शील पहुँचाई, ये कब का है? सन 1966 का। किसका निबंध है ये? विद्यानिवास मिश्र जी का। उसके बाद में है सुनो भाई साधो, ये सन 1983 हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। शिखरों के सेतु सन 1962 शिव प्रसाद सिंह जी का है, और रस आखेटक कुबेरनाथ राय का सन 1970 का निबंध है। उसके बाद में है मध्यकालीन धर्म साधना, किसका निबंध है? देखिए जो मध्यकालीन धर्म साधना है ये किसका निबंध है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध। किसका निबंध है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके अन्य निबंध है अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध और निबंध संग्रह मैंने आपको कहा था कि आप इनको याद रखेंगे। तो देखिए जो अशोक का फूल है ये सन 1948 का है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं सन 1948 का है। लेकिन ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो इनका कल्पलता नामक निबंध संग्रह है कल्पलता, जो सन 1951 का है। कब है? सन 1951 का है। 1951 का है। उसमें संकलित है ये कौन सा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नाखून क्यों बढ़ते हैं, अकेला निबंध कब का? तो सन 1948 का। उसके बाद में सन 1964 का इनका निबंध संग्रह। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कल्पलता में संकलित है 1951 में। ठीक है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से संबंधित है? तो देखिए जो बर्बरता की पहली सीढ़ी है उससे सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, और ये किसके निबंध हैं? तो ये युद्ध और नारी बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, और ये कथन किसका है? युद्ध और नारी का है। किसका है? युद्ध और नारी का कथन है ये, और युद्ध और नारी है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित निबंध है। किसका है ये? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित निबंध है युद्ध और नारी, और उसमें उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जबकि मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी। अध्यापक पूर्ण सिंह जी के 6 निबंध हैं, आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं इनके 6 निबंध हैं। इनका है कन्यादान, सच्ची वीरता, ये दोनों 1909 के हैं। फिर उसके बाद में पवित्रता है 1910, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम सन 1912, और इनका अंतिम
निबंध है अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट हिटमैन, ये सन 1913 का है। आप याद रखेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध काफ़ी बार पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको दोबारा दोहरा दिया है कि अध्यापक पूर्ण सिंह जी के 6 निबंध हैं, सच्ची वीरता, और जो इनका पहला है सच्ची वीरता और अंतिम है अमेरिका का मस्त युग वोल्ट हिटमैन। ठीक है, याद रखेंगे। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? आपसे पूछा गया है कि रसज्ञ रंजन है ये किसका निबंध संकलन है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। शेष विवरण निम्नवत है। देखिए शेष विवरण किस प्रकार से दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र है इनका, लेखांजलि है, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात, वर्णन और आत्मनिवेदन और प्रभात। दोबारा से पढ़ते हैं। संपत्ति शास्त्र है इनका, लेखांजलि है इनका, नाट्य शास्त्र है, उपन्यास रहस्य है, भाषा और व्याकरण है, कवि और कविता है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है। ठीक है, उसके बाद में आत्मनिवेदन और उसके बाद में है प्रभात। अगला है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। बाबू श्याम सुंदर दास जी के हैं साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। क्या है? साहित्य की विशेषताएं हैं, समाज और साहित्य है और कर्तव्य की सभ्यता है। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं अशोक के फूल सन 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, जो इनका मध्यकालीन धर्म साधना है। देखिए अशोक का फूल, दोबारा से पढ़ाते हैं हम आपको। अशोक का फूल है सन 1948 का। ठीक है, फिर उसके बाद में है कल्पलता, ये 1951 है, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं वो संकलित है। मध्यकालीन धर्म साधना है, ये सन 1952 का है। ठीक है, विचार और वितर्क है सन 1957 का। विचार पर्वा है, ये है सन 1900 विचार पर्वा है इनका शायद 1959 का। कब का है? 1959 का है। उसके बाद में पुटच जो सन 1964 का है। साहित्य सचर 1965 का है, और जो इनका आलोक पर्व है ना, ये सन 1972 का है। अंतिम है इनका आलोक पर्व और प्रथम है इनका अशोक का फूल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इनको याद रखेंगे। थलवा क्लब है सन 1928, और फिर निराश क्यों 1918, मेरी असफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वादन, प्रबंध प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद में है इन रचनाओं में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? इन रचनाओं में कौन सी रचना है जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है? तो अशोक के फूल किसकी हम पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसके हैं अशोक के फूल? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सन 1948 का प्रथम निबंध संग्रह। उसके बाद में जो गेहूं और गुलाब है ना, ये किसकी है? आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, गेहूं और गुलाब। ठीक है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये है विद्यानिवास मिश्र जी का। और उसके बाद में है आपका जो प्रिया नीलकंठी है, ये है कुबेरनाथ राय का सन 1968 का शायद। कुबेरनाथ राय का कब का है? सन 1968 का है शायद जी, 1968 है। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसका है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। अशोक के फूल सन 1948, और ये प्रथम निबंध संग्रह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रिया नीलकंठी किसका? सन 1968 का है, और ये कब का है? कुबेरनाथ मिश्र जी का है। और उसके बाद में है आंगन का पक्षी और बंजारा मन, डॉक्टर रामनिवास मिश्र जी का है। उसके बाद में है रामनिवास नहीं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक रहे हैं गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारेशी मोही कुठाम। देखिए कछुआ धर्म और मारेशी मोही कुठाव है, ये गुलेरी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के 4 निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 1 है सन 1939 का इनका, और किसने प्रकाशित करवाया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आप इनको याद रखेंगे, देखिए भूलने वाले तो है नहीं, काफ़ी बार पढ़ेंगे तो याद तो आपको हो ही जाएगा।
चिंतामणि भाग 2 है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सन 1945 में प्रकाशित किया था। चिंतामणि जो भाग 3 है वो नामवर सिंह ने सन 1983 में प्रकाशित करवाया था। और जो चिंतामणि भाग 4 है ये दो लोगों ने, ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी ने प्रकाशित करवाया था, संग्रहित किया था इसको। त्रिशंकु, सबरंग एक राग, क्या पूछा आपसे? देखिए त्रिशंकु और एक मिनट, हाँ जी, त्रिशंकु है कब का है तो याद रखेंगे आप 1945 का है। सबरंग एक राग, सबरंग और कुछ राग, और आत्मनेपद ये 1960 का है, और आलबाल 1971 का है, लिखी कागद कोरे 1972 का है, अद्यतन 1978 है, और जोग लिखी ये 1977 है। स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका सन 1982 है, ठीक है। और उसके बाद में है केंद्र और परिधि, छाया का जंगल सन 1985 है। सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर तथा भवती आदि अज्ञ जी के निबंध संग्रह। किसके हैं? अज्ञ जी के निबंध संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? देखिए भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है तो ये हैं हरिशंकर प्रसाद। कब का है ये? सन 1980 का निबंध है इनका, हरिशंकर प्रसाद जी का। भूत के पांव पीछे सन 1980 का हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद। इनके अन्य निबंध हैं सुनो भाई साधो, ये सन 1983 का है इनका। कहत कबीर है सन 1987। तुलसीदास सन 1986 है। तुलसीदास चंदन घिसे सन 1986 है। हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी आदि निबंध किसके हैं? ये हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध है। भूत के पांव पूछे हैं 1980 के हैं, और जो आपका सुनो भाई साधो है 1983, कहत कबीर है 1987, तुलसीदास चंदन घिसे सन 1986, और हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी ये किसके हैं? हरिशंकर प्रसाद जी के निबंध है। उसके बाद में श्रीलाल शुक्ल जी के हैं। अंगद के पांव सन 1956 है। क्या है? सन 1956 या आपको 58 मिल सकता है। यहाँ से वहाँ सन 1970। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में सन 1990 है। खबरों की जुगाली 2005 है। अगली शताब्दी का शहर सन 1996 है। आदि हैं। रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह कितने कौन कौन से? रामदरस मिश्र जी के निबंध संग्रह कितने बजे हैं? बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। बबूल और कैक्टस बिल्कुल याद रखेंगे, रामदरस मिश्र जी के पूछे जाने वाले निबंध में से हैं। बबूल और कैक्टस निबंध किसका है तो आप बताएंगे रामदरस मिश्र जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता है, पाठक में आत्मीयता है, विदेशी लेखकों का उल्लेख ये ही नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा सी। आंसर यहाँ पे आएगा सी, जिन प्रतिवाद भी है और मिथक उपयोग भी है। निम्नलिखित में से विदेशी लेखकों का उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ललित निबंधकार रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह है अशोक के फूल सन 1948, याद रखेंगे आप इनको बिल्कुल। कल्पलता है 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1958, कुटच 1964, साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व सन 1972, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरा मन प्राचीन काल से, देखिए निकाल लेते पहले क्वेश्चन। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ का क्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? यह कथन निबंधकार, इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त हो रही है? तो इससे हो रही है कि अतीत की पूरी तरह जान लेने की, कि क्या कह रहे हैं को वो
कि मैं अतीत को पूरी तरह से जान लूँ। मेरा मन प्राचीन काल की कुछ टिका छत्र, क्या है, देखिए, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ टिका छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ से लाऊं। इस कथन में निबंधकार ने अतीत की पूरी तरह जान लेने की इच्छा व्यक्त की है। क्या है कि अतीत को पूरा जान लेना उनकी इच्छा है, इसीलिए वो ये कथन कह रहे हैं। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? क्या पूछा है कि जो अशोक का फूल है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब का है? तो इनका पहला ही निबंध संग्रह है सन 1948 का। इसमें क्या है कि मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया? तो उसको दिया गया है महाकाल। क्या नाम दिया गया है? महाकाल। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध इस प्रकार से हैं। वसंत आ गया मेरी जन्मभूमि, यहाँ नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष के फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुटज है सन 1964 का, ठीक है, कब का? सन 1964। और नाखून क्यों बढ़ते हैं सन 1948 की है। और वैसे 1951 का निबंधी संग्रह है इनका कल्पलता, उसमें संग्रहित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थ ग्रहण से, नाद सौंदर्य से और वक्रोक्ति से। आपसे पूछा गया कविता क्या है, उसमें कविता की आयु किससे बढ़ती है? तो जो नाद सौंदर्य होता है उससे कविता की आयु बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपका जो यूजीसी नेट 2020-21 मर्ज हुआ था लॉकडाउन के कारण, उसके शिफ्ट फर्स्ट में आया है और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, ठीक है। कविता क्या है उसके अनुसार कविता की आयु किससे बढ़ती है? तो नाद सौंदर्य से बढ़ती है कविता की आयु, ठीक है। कविता क्या है, इसमें कविता के इसके अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। यह निबंध चिंतामणि भाग सन 1939 में प्रकाशित हुआ है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 को प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, संपादक रहे हैं स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2 1945, संपादक रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 संपादक रहे हैं नामवर सिंह 1983 और चिंतामणि भाग 4 संपादक रहे हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी। उसके बाद में है अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। क्या है? अशोक के फूल में जो हिंदू रीति नीति है वो है आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। क्या है? आर्य और आर्यतर उपादान है उनका मिश्रण है। अशोक के फूल में आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। इस निबंध में हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अशोक के फूल सन 1948 का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह इस प्रकार से हैं। अशोक के फूल सन 1948 है, कल्पलता 1951 है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 है, विचार और वितर्क इनका सन 1957 है, कुटज 1964 है और साहित्य सहचर 1965 है, आलोक पर्व सन 1972 है। याद रखेंगे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध। अगला है किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना, देखिए, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी लेखक हैं, कौन हिंदी के निबंध लेखक हैं, उनकी तुलना अंग्रेजी के जो गद्यकार हैं एडिसन और स्टील उनसे की जा रही है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये प्रताप नारायण मिश्र और जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनका संबंध है इनसे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में क्रमशः एडिसन और स्टील से की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र जी का
को किससे तुलना की गई अंग्रेजी से, तो एडिसन की। और बालकृष्ण भट्ट से पूछेंगे तो आप लिखेंगे स्टील से। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भो, मनोयोग, समझदार की मौत काफ़ी बार पूछा गया है, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति और अव्यय, ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध। ठीक है। आज हम यहीं तक ही करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।